बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नया नॉवेल पुरस्कार मूर्ति। सदियों पुरानी मूर्ति की दास्तान। वो मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती, लेकिन क्यों? किस्त नंबर 3। तहरीर मलिक फहीम इरशाद। सदाकारी रिजवान अली सोमरो। सुना तुमने? आज दोपहर को माली का इंतकाल हो गया। लईक के वालिद ने रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए कहा, हाय अल्लाह, वो तो चंगा भला था। हमीदा जो चूल्हे के पास बैठी रोटियां पकाने में मसरूफ थी, परेशान कुन लहजे में बोली। लईक भी पास बैठा रोटी ही खा रहा था। डॉक्टर ने बताया है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। अच्छा भला तो था, मगर शायद अल्लाह को उसकी जिंदगी इतनी ही मंजूर थी। लईक के वालिद अफसरदा लहजे में बोले, अब्बू वो अच्छा नहीं था, वो बच्चों को बहुत मारता था। लईक गुस्से से बोला, बेटा जब बच्चे उसे तंग करेंगे तो वो क्या करेगा बेचारा। लईक के वालिद मुस्कुराते हुए बोले, हम तो सिर्फ उसके बाग से आम तोड़ते थे, वो तो उस बाग का माली था, कौन सा उसका अपना बाग था, अच्छा हुआ मर गया। लईक एक मर्तबा फिर गुस्से से बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो इस बाग का माली था, उसका काम ही बाग की हिफाजत करना है। बेटा अगर मैं तुम्हें कोई चीज संभालने को दूं तो तुम क्या वो चीज किसी और को दोगे? लईक के वालिद ने कहा। जवाबन लईक ने नफी में सर हिला दिया, बिल्कुल बेटा इसी तरह। जब मैं कोई चीज तुम्हें दूं और इसकी हिफाजत करने के लिए कहूँ और अगर वो तुम किसी और को दे दो तो लाजमी बात है मैं तुम्हें डांटूंगा। इसी तरह बाग का मालिक नवाब शाह भी उसे डांटता ही होगा जब तुम लोग आम तोड़ते होगे। ये सुनकर लईक के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभरे। ठीक है अप्पू, हम दोबारा वहाँ से आम नहीं तोड़ेंगे। लईक मासूम लहजे में बोला। शाबाश बेटा, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। लईक का घर गारे और मिट्टी से बना हुआ था, सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में वालिद वालदा सोते थे और दूसरे कमरे में लईक सोता था। लईक अपने कमरे में आया और एक तरफ पड़ी चरपाई पर लेट गया। दोपहर वाले वाक़े ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने इस वाक़े का जिक्र अभी तक किसी से भी नहीं किया था। वो आदमी दाऊद उसे बचाता हुआ मरा था। माली की मौत का सुनकर उसे दुख भी बहुत हुआ था। इन्हीं बातों को सोचता हुआ वो नींद की वादी में पहुंच गया। दूसरे दिन वो स्कूल पहुंचा। उसके तीनों दोस्त उसकी तरफ बढ़े। यार लईक, तुमने सुना कल वो माली मर गया? ज़ीशान ने कहा। हाँ यार, रात अब्बू बता रहे थे। लईक ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। वो मूर्ति कहाँ है लईक? मेरे पास है, लईक ने कहा। साथ ही उसने वो मूर्ति निकालकर हाथ में पकड़ ली। ये मुझे दे दो, ज़ीशान ने कहा। ठीक है ले लो, मैंने वैसे भी तुम्हें ही देनी थी, लईक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मैं भी तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा, ज़ीशान ने कहा तो लईक खुश हो गया। लईक और ज़ीशान दोनों गहरे दोस्त थे। ज़ीशान के वालिद काफ़ी अमीर थे। वो अमेरिका गए हुए थे लेकिन अब वापस आ गए थे हमेशा के लिए। ज़ीशान अक्सर कोई ना कोई चीज़ लईक को देता रहता था। लईक भी कभी कभार उसे कोई गिफ्ट दे दिया करता था। स्कूल से फारिग होने के बाद वो अपने अपने घरों की तरफ खोल लिए। ज़ीशान अपने घर का छोटा गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक तरफ बंधा हुआ कुत्ता तेजी से उठ खड़ा हुआ और अपनी दुम हिलाने लगा। ज़ीशान मुस्कुराता हुआ कुत्ते की तरफ बढ़ा। कैसे हो डोगी? ज़ीशान प्यार से कुत्ते के सर पे हाथ फेरते हुए बोला। देख मैं क्या लाया हूँ। ज़ीशान ने अपनी जेब से वो मूर्ति निकालकर कुत्ते को दिखाई। उसी लम्हे एक अजीब सी बात हुई। कुत्ते ने एकदम भौंकना शुरू कर दिया। अगर ज़ीशान डर के पीछे न हट जाता तो शायद कुत्ता उस पर झपट पड़ता। ज़ीशान हैरानगी से भौंकते हुए कुत्ते की तरफ देखने लगा। उसी लम्हे अंदरूनी हिस्से से एक औरत बाहर निकली। क्या हुआ ज़ीशान, ये क्यों भौंक रहा है? वो औरत ज़ीशान से मुखातिब हुई। पता नहीं मम्मा, ज़ीशान ने कंधे उचकाए। मैंने इसे ये मूर्ति दिखाई तो ये एकदम भौंकने लगा। अगर मैं बर वक्त पीछे न हट जाता तो शायद मुझे काट लेता। ये मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? ज़ीशान की मम्मा हैरानगी से मूर्ति को घूरते हुए बोली। ये मुझे लईक ने दी है, कल उसे खेतों से मिली थी, ज़ीशान ने बताया। लाओ मुझे दिखाओ। ज़ीशान की मम्मा ने हाथ आगे बढ़ाया। ज़ीशान ने वो मूर्ति अपनी मम्मा की तरफ बढ़ाई। उसकी मम्मा ने हैरानगी से मूर्ति को देखना शुरू कर दिया। ये तो कोई खिलौना लगता है, ज़ीशान की मम्मा ने कहा। जी मम्मा, ये खिलौना ही तो है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा, ज़ीशान खुश होते हुए बोला। कुत्ता बदस्तूर भौंके जा रहा था। उस डॉगी के बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। तुम ऐसा करो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ज़ीशान की मम्मा भौंकते हुए कुत्ते की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली और फिर ज़ीशान से मुखातिब हुई। ज़ीशान अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। फ्रेश होने के बाद वो खाने की टेबल पर आ बैठा। उसकी मम्मा पहले ही खाना लगा चुकी थी। मम्मा आज तो डॉगी मुझे खा ही जाता, ज़ीशान ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। हैरत की बात है बेटा, इसने पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। थोड़ी देर तक इसकी वालदा इसके साथ बैठी रही और फिर उठकर किचन में चली गई। खाने से फारिग होने के बाद ज़ीशान टीवी के सामने बैठ गया। टीवी पर टॉम एंड जेरी के कार्टून चल रहे थे। कार्टून ख़त्म होने के बाद वो चैनल बदलने लगा। इसी वक्त इसके तीनों दोस्त वहाँ आन धमके। यासिर के हाथों में पतंग और डोर का गोला था। अरे ये क्या? ज़ीशान ने पूछा।
यार बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, पतंग उड़ाते हैं, गांव के दीगर लड़के भी बाहर पतंग उड़ा रहे हैं। यासिर के बोलने से पहले लईक बोल पड़ा और यासिर उसे गुस्से से घूरने लगा। ये बात तो मैं भी कह सकता था ना, यासिर मुंह बनाते हुए बोला। मैंने सोचा तुम्हारा मुंह थक जाएगा, वैसे भी हर वक्त चलता ही रहता है, लईक ने कहा। तो ज़ीशान और नासिर हंसने लगे। वो चारों छत पर आए। ठंडी ठंडी और खुशगवार हवाएं चल रही थी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से खुश रंग लग रहा था। ज़ीशान ने पतंग हवा में उछाली और उसकी डोर खींचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हवा ने पतंग को पकड़ लिया, फिर वो पतंग आसमान पर फैली हुई पतंगों में शामिल हो गई। वो मूर्ति कहाँ है ज़ीशान, जो मैंने तुम्हें दी थी? अचानक लईक ने पूछा। मेरी जेब में, ज़ीशान ने कहा। तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? लईक ने पूछा। वो पड़ोस में गई हुई हैं, ज़ीशान ने बताया। वो काटा। एक पतंग ज़ीशान की पतंग से कटकर आसमान से ज़मीन का रुख कर रही थी। वो काटा, तीनों भी चीखे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पतंग ने कई और पतंगों को शिकस्त दी। ज़ीशान पतंग उड़ाने में इतना महफ था, उसे पता ही न चला कि कब वो छत की मुंडेर के करीब पहुंच गया। अचानक उसकी जेब में पड़ी हुई मूर्ति में हलचल पैदा हुई। ज़ीशान चौंका। उसने नीचे देखा। अब उसे अंदाज़ा हो गया, अगर वो चंद कदम और चलेगा तो यकीनन नीचे गिर जाएगा। अचानक ज़ीशान को ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है। इससे कबल वो मुड़कर देखता, पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। ज़ीशान चीखा और तेज़ी से घूमा, लेकिन वो छत से नीचे जा गिरा। हैरानगी वाली बात यह थी कि छत मुकम्मल तौर पर खाली थी। धक्का देने वाली कोई शख्सियत वहाँ मौजूद ही नहीं थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है महमूद साहब, शायद ज़ीशान की टांग की हड्डी टूट गई है, सर में भी काफ़ी चोट आई है। मैंने मरहम पट्टी कर दी है। आप सुबह उसे शहर लेकर जाएं, वहाँ किसी लेबॉर्ट्री से उसकी टांग का एक्सरे करवाएं, डॉक्टर ने ज़ीशान के वालिद महमूद से कहा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ज़ीशान की मम्मा रोते हुए बोली। घबराओ नहीं बेटी, ज़ीशान अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे फिर भी शहर तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो इलाज शहर में हो सकता है वो गांव में नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कहा। महमूद साहब ने डॉक्टर का बैग पकड़ा और वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। ज़ीशान के तीनों दोस्त काफ़ी देर परेशानी की हालत में खड़े थे। फिर रात होने पर ज़ीशान की मम्मा के कहने पर वो लोग अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद ज़ीशान के वालिद कमरे में आए और खाली कुर्सी पर बैठ गए। महमूद, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? फरजाना भर्राई भी आवाज़ में बोली। फ़िक्र क्यों करती हो, इंशाअल्लाह ज़ीशान जल्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों सुबह उसे शहर लेकर जाएंगे और वहीं उसका इलाज अच्छा होगा, महमूद ने फरजाना को दिलासा देते हुए कहा। अब तुम ऐसा करो, आराम करो, मैं ज़ीशान के साथ बैठता हूँ। नहीं, आप थके आ रहे आए हैं, आप आराम करें, मैं यहाँ बैठती हूँ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं आपको जगा दूँगी, फरजाना ने कहा। महमूद ने इस बात में सर हिलाया। महमूद साहब के चले जाने के बाद फरजाना काफ़ी देर तक मोहब्बत भरी नज़रों से ज़ीशान की तरफ देखती रही। अचानक उसकी नज़र ज़ीशान की जेब पर पड़ी। उसकी जेब में कुछ था। फरजाना ने उठकर उसकी जेब में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथों में वही सुर्ख आंखों वाली मूर्ति थी। क्या ये खबीस मूर्ति लिए हर वक्त फिरता रहता है? फरजाना नफरत से बोली और मूर्ति नीचे फर्श पर फेंक दी। फरजाना ने पास पड़े पानी के गिलास को उठाया और एक ही सांस में घटाघट पी गई। खाली गिलास उसने दोबारा टेबल पर रख दी। ऐन उसी वक्त फरजाना के सर में खारिश सी महसूस हुई। फरजाना उंगलियों के नाखूनों से सर में खारिश करने लगी। उसे खारिश करने में तकलीफ सी महसूस हो रही थी। उसने हाथ हटाकर देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी उंगलियों में नाखून खून से तर थे। अरे ये क्या? वो हैरानगी से बड़बड़ाई। उसने बालों में हाथ फेरा। अब की बार उसका हाथ खून से रंगा हुआ था। फरजाना के सर में दर्द की एक तेज लहर उठी, जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख खारिज हुई। फिर तो फरजाना के सर में दर्द का एक तूफान उठा। फरजाना ने अब की बार चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर उसके मुंह ने उसका साथ नहीं दिया। उसके होंठ जैसे सिल से गए थे। आहिस्ता आहिस्ता खून की लकीरें सर के बालों से निकलकर उसके चेहरे पर फैलने लगी। फिर वो एक झटके से कुर्सी से नीचे जा गिरी। कमरे में फर्श पर पड़ी मूर्ति का रुख तड़पती हुई फरजाना की तरफ था। चंद लम्हे तक फरजाना तड़पते रहने के बाद ठंडी पड़ गई। मूर्ति के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अच्छा महमूद, अब मैं चलता हूँ, ये अल्लाह की रज़ा है। मगर हैरानगी वाली बात है कि महमूद, तुम्हारी मिसेस की इतनी खौफनाक मौत हुई। महमूद का दोस्त खावर बोला। उसके लहजे में हैरानगी थी। बस यार खावर, क्या बताऊँ, पूरा गांव फरजाना की मौत पर हैरान है। कल मेरा बेटा अचानक छत से गिर गया। वो उसके पास बैठी हुई थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फरजाना की खौफनाक लाश वहाँ पड़ी हुई थी। आज मैंने ज़ीशान को शहर भी ले जाना था। मजीद अल्फाज महमूद के होठों का साथ न दे सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बरसों का बीमार नजर आ रहा था। महमूद दोनों हाथों की हथेलियों में अपना चेहरा थाम कर रोने लगा। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। खावर की आंखों से भी दो मोटे मोटे आंसू निकलकर गालों पर फैल गए। खावर में इतनी हिम्मत ना थी कि वो उसे चुप करा सके।
क्योंकि इस दुनिया में फरजाना और ज़ीशान के अलावा उसका कोई भी नहीं था। जब महमूद का रोना बंद हुआ तो खावर ने इजाज़त चाही। ठीक है महमूद, अब मैं चलता हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं ज़ीशान को साथ ले जाता हूँ ताकि मैं उसका चेकअप करवा लूँ। खावर ने कहा, मैं फरजाना के सोयम पर आ जाऊँगा। नहीं नहीं खावर, मैं खुद जाकर ज़ीशान का चेकअप करवाऊँगा। शुक्रिया। महमूद अपने आंसू साफ करता हुआ तेज़ लहजे में बोला, यार क्यों गैरों की सी बातें कर रहे हो? आखिर ज़ीशान भी तो मेरे बेटे जैसा है। वहाँ मायरा उसका ख्याल रखेगी और हमज़ा भी तो है उसका दिल बहलाने के लिए। ज़ाहिरी सी बात है, तुम अभी कुछ दिन तो ठहर कर जाओगे ना। ज़ीशान छत से गिरा है, अगर उसका बर वक्त चेकअप न करवाया गया तो कोई नुकसान हो सकता है, खावर बोला। महमूद ने बड़ी कोशिश की मगर खावर की ज़िद के आगे उसे हार मानना पड़ी। ज़ीशान को सुबह के वक्त होश आ गया था। उसे फरजाना की मौत से आगाह नहीं किया गया था। फरजाना को मिट्टी के हवाले किया जा चुका था। खावर और महमूद दोनों ज़ीशान के कमरे में आए। कैसे हो ज़ीशान? खावर मुस्कुराते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा ये क्या कर लिया आपने? खावर ने पूछा। मैंने अंकल कुछ नहीं किया, ज़ीशान बोला। खावर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो बेटा छत से मैं तो नहीं गिरा ना? खावर मुस्कुराते हुए बोला। मुझे किसी ने धक्का दिया था, ज़ीशान अजीब से लहजे में बोला। क्या कहा तुमने? इस मर्तबा महमूद हैरानगी से बोला। हाँ पापा, वहाँ किसी ने मुझे छत से धक्का दिया था। मैं पतंग उड़ाते हुए छत की मुंडेर तक पहुँच गया था, तभी मुझे होश आया और मैं रुक गया, तभी किसी ने मुझे धक्का दिया। ज़ीशान ने सारी बात बताई। बेटा तुम्हारे तीनों दोस्त तो कह रहे थे जब तुम छत से गिरे तो वो तीनों नीचे किचन में थे। महमूद के लहजे में अब भी हैरत मौजूद थी। पापा जब मुझे धक्का दिया गया तो मैं नीचे गिरते गिरते घूमा, छत पर कोई नहीं था, लेकिन मैंने साफ महसूस किया था पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था। ज़ीशान का लहजा बड़ा मजबूत था। तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो ज़ीशान बेटा, इस मर्तबा खावर यकीन न आने वाले लहजे में बोला। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम छत की मुंडेर के पास पहुँच गए होगे, तब तुम्हारा पैर फिसल गया होगा और तुम छत से नीचे जा गिरे। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हें किसी ने धक्का दिया है, खावर बोला। ज़ीशान ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ीशान बेटा, तुम्हें खावर अंकल के साथ शहर जाना होगा ताकि तुम्हारी टांग के एक्सरे करवाए जा सके, महमूद ने कहा। पापा आप नहीं जाएंगे? ज़ीशान हैरानगी से बोला। नहीं बेटा, कुछ काम है, कुछ दिन के लिए खावर अंकल के यहाँ रह आओ, मैं तुम्हारे स्कूल से छुट्टियाँ ले लूँगा। हाँ ज़ीशान बेटा, आपके पापा ने बहुत अच्छी बात कही है, आप हमज़ा से भी मिल लेंगे और अपनी आंटी से भी। खावर ने आगे बढ़कर प्यार से ज़ीशान का गाल थपथपाते हुए कहा। लेकिन मम्मा कहाँ हैं? ज़ीशान मासूम से लहजे में बोला। वो महमूद हकला गया। बेटा आज तुम चलो, मम्मी पापा फिर किसी दिन आ जाएंगे, खावर ने जल्दी से कहा। लेकिन मम्मा मुझे सुबह नहीं मिली, नहीं मेरे रूम में आई। बेटा वो सुबह से आंटी शाजिया के घर गई हुई हैं। आंटी शाजिया बीमार है ना, वो उन्हीं के घर में मौजूद है। महमूद को आखिर बहाना सूझ ही गया। चलो बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। पापा वो मेरी मूर्ति कहाँ है जो मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी? ज़ीशान ने पूछा। महमूद ने इर्द गिर्द देखा। हाँ ये पड़ी है। महमूद ने ज़मीन पर पड़ी मूर्ति उठाई और ज़ीशान को दे दी। ज़ीशान को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया गया। खावर खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी रोड पर ले आया। खावर ने मायरा और हमज़ा को समझा दिया था वो ज़ीशान से बिल्कुल भी उसकी मम्मा का जिक्र न करें। ज़ीशान भी हमज़ा और मायरा से मिलकर बहुत खुश हुआ था। यार ज़ीशान, मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता था मगर तुम तो। हमज़ा ने बात अधूरी छोड़ दी। कोई बात नहीं हमज़ा, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे, ज़ीशान मुस्कुराते हुए बोला। जवाबन हमज़ा भी मुस्कुरा दिया। ज़ीशान बेटा अब तुम आराम करो, कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है ना? खावर ने कहा तो ज़ीशान ने अस्पात में सर हिला दिया। वो तीनों ज़ीशान के कमरे से बाहर निकल गए। मायरा ने हमज़ा से पूछा, पता चला फरजाना की डेथ कैसे हुई? बेगम उसकी मौत बड़ी खौफनाक हुई है, खावर बोला। वो कैसे? मायरा ने पूछा। फरजाना के सारे सर से खून निकलना शुरू हो गया था। सर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से खून ना निकला हो। फरजाना की लाश देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सारे जिस्म का खून बालों की जड़ों के जरिए बाहर निकल आया हो। महमूद का कहना था जब वो ज़ीशान ने कमरे में सुबह दाखिल हुआ तो फरजाना ख़त्म हो चुकी थी, मगर फिर भी खून उसके सर से निकलता रहा था। फरजाना के सर में ऐसा कोई ज़ख्म भी नहीं था जिससे पता चल सके कि फरजाना के सर से खून क्यों निकला। डॉक्टरों की राय के मुताबिक खून सर के बालों की जड़ों के जरिए निकला है। पूरा गांव हैरानगी से दो चार था। खावर ने तफसीलन बताया। वाकई ये खौफनाक और हैरानगी वाली बात है। मायरा के लहजे में भी हैरानगी शामिल थी। बेचारे महमूद का बहुत बुरा हाल है। एक तो बीवी की मौत, दूसरा बेटा भी छत से गिर पड़ा। मैंने सोचा दोस्ती के नाते काम आना चाहिए, इसलिए मैं ज़ीशान को अपने साथ ले आया ताकि इसका चेकअप वगैरह करवा सकूं, खावर ने कहा। यह आपने बहुत अच्छा किया, किसी का नाम तो दोस्ती है, मायरा मुस्कुराते हुए बोली। खावर भी मुस्कुरा दिया।
مجھے تو نیند آ رہی ہے مائرہ، سارا دن زمین پر بیٹھا رہا ہوں، خاور ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں آپ سو جائیں، مائرہ تیز لہجے میں بولی۔ دونوں اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھے۔ ڈور بیل کی تیز آواز نے خاور کو گہری نیند سے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ خاور پہلے تو غور کرتا رہا کہ وہ کس وجہ سے جاگا ہے، پھر ڈور بیل دوبارہ بجنے کی وجہ جان گیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پاس پڑے ٹیبل لیمپ کو ہلایا اور گھڑی کو اٹھا کر دیکھا تو رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خاور کے منہ سے حیرانگی کا باعث نکلا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ ڈور بیل نے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے مائرہ پر نظر ڈالی، وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ خاور نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لان میں آیا۔ اس دفعہ ڈور بیل 2 دفعہ بج چکی تھی، مگر باہر سڑک پر سناٹے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیا، باہر تو کوئی بھی نہیں؟ خاور پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا۔ کون ہے؟ مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر خاور نے تیز آواز میں پوچھا، مگر اس دفعہ بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ خاور نے آگے بڑھ کے گیٹ کا لاک کھولا اور باہر نکل آیا۔ ہر طرف مکمل طور پر سناٹے کا عالم تھا۔ دور دور تک سیاہ سڑک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف سرکاری لائٹیں روشن تھیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خاور سر کھجاتے ہوئے بولا۔ اس مرتبہ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور اندر آ کر گیٹ لاک کر کے دوبارہ کمرے میں آ گیا، اور وہ بیڈ پر لیٹ کر اس نے ٹیبل لیمپ آف کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت ایک تیز قسم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ اس دفعہ اس تیز آواز نے مائرہ کو بھی اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خاور نے غور کیا تو اسے پتہ چل گیا یہ لان میں کھڑی گاڑی کے سیکیورٹی الارم کی آواز تھی، جو کہ دروازے کے ہینڈل کو چھونے سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ تو گاڑی کے الارم کی آواز ہے، مائرہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، مائرہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ خوف کے باعث مائرہ کا برا حال تھا۔ تم گھبراؤ مت، میں دیکھتا ہوں، خاور بولا۔ آپ مت جائیے، مائرہ نے گھبراتے ہوئے خاور کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ تم گھبراؤ مت، دیکھنا تو پڑے گا نا، خاور نے کہا۔ آپ پولیس اسٹیشن کو فون کریں، مائرہ نے جواب دیا۔ خاور نے پاس پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہ کمبخت بھی نکمے ہیں، خاور نے غصے سے ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ باہر گاڑی کا الارم مسلسل بجے جا رہا تھا۔ خاور بیڈ سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے ٹیبل کا دراز کھول کر ریوالور نکال لیا۔ تم گھبراؤ مت، میں دیکھتا ہوں، خاور نے مائرہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مائرہ نے کہا۔ نہیں، تم یہیں ٹھہرو۔ اتنا کہہ کر خاور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لان میں پہنچا۔ باہر اس کی گاڑی کا الارم مسلسل چیخ رہا تھا۔ خاور نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر وہاں کسی ذی روح کا نشان نہیں تھا۔ خاور نے آگے بڑھ کر پورا لان دیکھ ڈالا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ گاڑی کے قریب آیا۔ الارم خود بخود تو نہیں بج سکتا، خاور زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کافی دیر تک گاڑی کو گھورتا رہا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا۔ کون تھا باہر؟ مائرہ بے چینی سے بولی۔ باہر کوئی بھی نہیں ہے، خاور نے کہا۔ پھر گاڑی کا الارم کیوں بج رہا ہے؟ مائرہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، حیرانگی ہے۔ خاور نے گاڑی کا ریموٹ لیا، باہر آ کر گاڑی کو خاموش کیا، دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ کہیں گاڑی کا الارم خراب تو نہیں ہو گیا؟ مائرہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، خاور نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہو بھی سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ مائرہ حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ، گاڑی کا الارم خراب تو ہو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ڈور بیل بھی بجی تھی، میں نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ مائرہ نے کہا۔ چکر تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خاور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی گن پٹی کو مسلا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مائرہ کانپتے ہوئے بولی۔ آپ مائرہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا مائرہ؟ خاور نے پوچھا۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ خاور بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بچوں کے کمرے میں آئے۔ وہاں ذیشان اور حمزہ سنگل بیڈ پر نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دونوں ٹھیک ہیں، مائرہ نے شکر ادا کیا، اور دونوں دوبارہ اپنے کمرے میں آئے۔ یہ تو عجیب بات ہے، مائرہ نے کہا۔ عجیب تو واقعی ہے، باہر کوئی بھی نہیں تھا اور گاڑی کا الارم بلا وجہ بج اٹھا، لیکن مائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پریشانی سے خاور کا منہ تکے جا رہی تھی۔ وہ رات انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ ہڈی تو فریکچر ہونے سے بچ گئی ہے اور اب ماشاءاللہ ذیشان کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر نے ایکس رے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر خدا کا، خاور کے منہ سے خوشی کے باعث نکلا۔ اب پریشانی والی کوئی بات نہیں، جلدی ذیشان چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔
शुक्रिया डॉक्टर, खावर ने कहा। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आया। जीशान बेसाखियों के सहारे चल रहा था, अब काफ़ी बेहतर हो गया था। महमूद उसे लेने आया था, मगर जीशान मज़ीद यहाँ रहना चाहता था। ये सुनकर महमूद वापस दोबारा गांव चला गया। जीशान अपनी वालिदा की इबरतनाक मौत से आगाह हो चुका था। चूँकि वो कम उम्र था, इसलिए उसने इसको ज़्यादा महसूस नहीं किया। हमजा उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। चंद दिन बाद महमूद दोबारा आ गया। कैसे हो जीशान? महमूद उसे गले लगाते हुए बोला। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ पापा, जीशान मुस्कुराते हुए बोला। लगता है आज फिर तुम जीशान को लेने आए हो, खावर मसनूई गुस्से से बोला। हाँ, आज मैं उसे वापस लेकर जाऊंगा, महमूद मुस्कुराते हुए बोला। अगर हम इसे न जाने दें तो? खावर ने बज़ाहिर उसे चैलेंज किया। नहीं खावर, वेरी वेरी थैंक्स, तुम तो जानते हो अब इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं रहा। फरजाना के बगैर वो घर मुझे काट खाने को दौड़ता है, महमूद अपनी मजबूरी सुनाते हुए बोला। तो महमूद भाई, आप भी हमारे साथ रहिए ताकि आपका दिल भी बहल जाए, इस मर्तबा मायरा मुस्कुराते हुए बोली। शुक्रिया मायरा भाभी, लेकिन पीछे काम का खर्च भी होगा। वैसे जीशान, तुम्हारे तीनों दोस्त हर रोज घर आके तुम्हारा पूछते हैं। महमूद ने पहले मायरा और फिर जीशान की तरफ देखा। वाकई पापा? जीशान चहका। जी बेटा, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। लईक आता है, वो तो रोज आना आता है और कहता है अंकल जीशान को जल्दी से ले आएं। अच्छा तो फिर चलते हैं पापा, मैं भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब हूँ, जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, महमूद ने कहा। अब जब जीशान बेटे ने हाँ कर दी है तो हमें कोई एतराज नहीं, खावर मुस्कुराते हुए बोला। महमूद और जीशान भी मुस्कुरा दिए। बेटा हमजा से मिलते हुए जाना। नहीं खावर, मुझे जल्दी है, ये दोनों फोन पर बात कर लेंगे, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर मैं हमजा को बता दूंगा, खावर ने कहा। अंकल, मैं हमजा के लिए गिफ्ट भी लाया था, मगर वो न जाने कहाँ मुझसे खो गया, जीशान ने कहा। जीशान बेटा, जब तुम दोबारा खावर अंकल के घर आओगे तो हमजा के लिए ढेर सारे गिफ्ट ले आना, महमूद ने कहा। जीशान खुश हो गया। अच्छा खावर, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यार गैरों जैसी बातें नहीं करते, जीशान मेरे बेटे जैसा है, खावर ने कहा। थोड़ी देर बाद वो चले गए। वापसी पर खावर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा मायरा परेशानी से लॉन में टहल रही थी। खैर तो है मायरा, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो, खावर ने पूछा। हमजा अभी तक नहीं आया, इस वक्त तक वो आ जाता है, मायरा परेशान कुन लहजे में बोली। पता नहीं उसे देर क्यों हो गई। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी और वो दोनों तेजी से कमरे में आए। खावर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? खावर ने फोन का रिसीवर उठाते हुए पूछा। खावर बेग से बात करनी है, दूसरी तरफ सख्त लहजे में कहा गया। जजी, मैं खावर बोल रहा हूँ। मिस्टर खावर, आप आवाज़ से तो काफ़ी समझदार मालूम होते हैं और मुझे पूरा यकीन है आप समझदारी का सबूत देंगे, दूसरी तरफ से कहा गया तो खावर चौंका। क्या मतलब? मैं कौन हूँ इस बात को छोड़ो, जहाँ तक मेरी मतलब का सवाल है तो खावर बेग, तुम्हारा मासूम बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या? खावर जैसे चिल्लाया। मायरा हैरान होकर तेजी से उठ खड़ी हुई, जो थक कर पास पड़े हुए सोफे पर बैठ चुकी थी, और दोबारा बेचैनी के आलम में खावर के पास आकर खड़ी हो गई। समझदारी इसी में है खावर बेग, कोई चालाकी न करना वरना तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंच सकता है, दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। देखो मम, मेरे बेटे को कुछ न करना, खावर ने तड़पते हुए कहा। हमजा कहाँ है खावर? मायरा भर्राई हुई आवाज में बोली। बस खावर बेग, पुलिस को फोन मत करना, बाकी मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं पुलिस को खबर नहीं करूँगा, खावर हकलाते हुए बोला। गुड, इसलिए मैंने तुम्हें समझदार कहा है। वैसे एक बात है, तुम्हारा बेटा बड़ा प्यारा है, दूसरी तरफ से कहा गया। देखिए, बताइए आप क्या चाहते हैं? आप जितने पैसे चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूँ, खावर गिड़गिड़ाते हुए बोला। पैसे? दूसरी तरफ से उस आदमी ने एक भरपूर कहका लगाया। तुम समझे हमने तुम्हारे बेटे का किडनैप किया है, वो पैसों के लिए किया है? खावर हैरान हुआ। तो फिर आपका मकसद क्या है? मकसद? खावर बेग, तुम्हारे बच्चे के एवज में बहुत छोटी सी चीज चाहता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। आप बताइए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, खावर हिजानी अंदाज में बोला। नहीं खावर बेग, मैं तुम्हारी चीजों में से कुछ नहीं चाहता, वो चीज दरअसल मेरी अपनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। आपकी चीज भला मेरे पास कैसे आ सकती है? खावर हैरान हुआ। तफाकन वो चीज आपके पास पहुंची है, दूसरी तरफ से कहा गया। वो क्या चीज है? खावर ने पूछा। वो अभी सिर्फ इतना ही कहा गया था कि राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलो हेलो हेलो, खावर हेलो हेलो करता रह गया। किसका फोन था? मेरा बेटा कहाँ गया? खावर ने रिसीवर रखा तो मायरा रोते हुए बोली। वो किसी ने हमजा को किडनैप कर लिया है। नहीं, मायरा चिल्लाई और वह लहरा कर फर्श पर जा पड़ी। मायरा! खावर तेजी से मायरा की तरफ बढ़ा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। हमजा को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। कमरे में चारपाई मौजूद थी जिस पर वो लेटा हुआ था। वो काफ़ी देर तक छत को घूरता रहा और फिर उठ बैठा। बीते हुए मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे।
वो 3 आदमी थे जिन्होंने उसे अगवा किया था। वो अपने माँ बाप को याद करके रोने लगा। कमरे में सिवाय इसकी चारपाई के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि कमरे में रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक दरवाज़ा था जो यकीनन बाहर से बंद था। थोड़ी देर बाद कमरे का अकलौता दरवाज़ा खुला। वही आदमी जिसने उसे अगवा किया था हाथ में खाने की ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुआ। ये लो, खाना खा लो, वो आदमी सख्त लहजे में बोला। नहीं, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, हमजा रोते हुए बोला। वहाँ भी भेज देंगे बेटा, पहले तुम खाना तो खा लो, वो मुस्कुराते हुए बोला। आप मुझे नहीं भेजेंगे, हमजा बदस्तूर रोते हुए बोला। भेजेंगे ज़रूर, अगर तुम्हारे पापा ने हमारे बॉस की बात मान ली तो। कौन सी बात? हमजा ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है वो कोई चीज़ है जो बॉस को चाहिए और तुम्हारे पापा के पास है। अगर तुम्हारे पापा ने वो चीज़ बॉस को दे दी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम यहीं रहोगे। ये बात कहते हुए वो आदमी मुस्कुराया था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने मौजूद बड़ी सी बिल्डिंग पर हॉस्पिटल लिखा था, मेंटल हॉस्पिटल। वो अस्पताल में मौजूद एक तरफ बनी लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के ज़रिए वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। लिफ्ट से बाहर निकली तो सामने एक लंबी सी राहदरी थी जिसमें कई पागल अपने अपने पागलपन में मसरूफ़ थे। एक पागल सर ज़मीन पर टिकाए और टांगे दीवार के साथ लगाए कुछ कह रहा था। मैं सही कह रहा था, ये दुनिया उल्टी है। ऐसे और भी कई पागल थे जो अपने अपने अंदाज में अपने अपने नज़रिए पेश कर रहे थे। लड़की चलते चलते अचानक एक कमरे के पास रुकी। एक अजीब सी हैरानगी उसके चेहरे पर आया हो गई। वो भोजल कदमों के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक आदमी अपने दोनों हाथ और टांगे फर्श पर किए लेटा था। वो लड़की उस आदमी के सामने आई। उस आदमी ने आंखें बंद की हुई थी। उस आदमी का चेहरा देखकर लड़की मजीद हैरान हो गई। दाऊद, तुम? हैरानगी के बायस लड़की के मुंह से निकला। उस आदमी ने आंखें खोली। अरे प्रोफेसर, आप? नहीं दाऊद, मैं प्रोफेसर नहीं बल्कि डॉक्टर शाजिया हूँ, लड़की बोली। डॉक्टर शाजिया? लेकिन तुम लगती तो नहीं। डॉक्टर शाजिया, तुम प्रोफेसर अब्बास हो, तुम प्रोफेसर अब्बास हो। वो आदमी हंसते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हो तुम दाऊद? प्रोफेसर अब्बास एक मर्द था, मैं एक औरत हूँ। दाऊद हंस पड़ा। कैसी पागलों सी बातें कर रहे हो? डॉक्टर शाजिया झुंझलाते हुए बोली। पागल? मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आप मुझे हर वक्त पागल कहते रहेंगे। खुदा के लिए मुझे पागल ना कहा करें। दाऊद यकदम उठकर शाजिया के सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए मिन्नत आमेज लहजे में बोला। मैं तुम्हें पागल क्यों कहूँगी दाऊद, तुम पागल नहीं, ठीक लगते हो। शाजिया मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यहाँ अभी भी डॉक्टर शाजिया आई थी, क्या वो चली गई? दाऊद ने कहा। डॉक्टर शाजिया बेबसी के आलम में उसका मुंह देखती रह गई। वो शाजिया हकलाई, वो चली गई। तो आप क्या डॉक्टर शाजिया का भूत हैं? इतना कहकर दाऊद हंसने लगा। ये बेवकूफ़ वाकई पागल हो गया है, शाजिया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। डॉक्टर शाजिया अपना सर पकड़कर बैठ गई। दाऊद बार बार मौजू से हट जाता था। प्रोफेसर साहब, उस दिन जब आप ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े थे तो आपके पास एक मूर्ति पड़ी हुई थी जिसे उठाकर मैं बस स्टॉप की तरफ गया, लेकिन रास्ते में मेरी जेब में हलचल सी पैदा हुई जिसमें मूर्ति थी। उस वक्त एक बच्चा अचानक झाड़ियों से निकलकर सड़क के ऐन दरमियान आकर खड़ा हो गया। मैंने ब्रेक्स लगाई तो ब्रेक्स फेल थी। मजबूरन बच्चे को बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग मुकम्मल तौर पर घुमा दिया और जीप दरख्त से जा टकराई और मेरा सर भी स्टीयरिंग से जा टकराया और मैं मर गया। दाऊद ने कहा तो दिलचस्पी से दाऊद की दास्तान सुनने वाली शाजिया बेख्तियार हंस दी। तो तुम जिंदा कैसे हुए? डॉक्टर शाजिया ने हंसते हुए पूछा। डॉक्टर साहिबा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों मरूं? मरे आप? इतना कहकर दाऊद ज़मीन पर बैठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दाऊद, तुम ये क्या कर रहे हो? शाजिया घबराते हुए बोली। मगर दाऊद पर कोई असर नहीं हुआ। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। थोड़ी देर बाद अस्पताल का अमला वहाँ आ गया, साथ ही अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर आसिफ भी था। अरे डॉक्टर शाजिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर हैरानगी के आलम में बोला। डॉक्टर साहब, मैं इसे जानती हूँ, डॉक्टर शाजिया ने कहा। ये आदमी प्रोजेक्ट पर डॉक्टर अब्बास का असिस्टेंट था और वहाँ मैं इमरजेंसी पर मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद थी। इनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। दिमागी चोट लगने की वजह से ये बिल्कुल ही पागल हो गए हैं और पागल भी अजीब व गरीब किस्म के। एक बात ख़त्म होते ही कोई नया मौजू छेड़ लेते हैं, उसके बाद पहली वाली बात बिल्कुल ही भूल जाते हैं। डॉक्टर ने अजीब सी बात बताई। ओह, डॉक्टर शाजिया के मुंह से हैरत के बाइस निकला। आप तो अपने भाई से मिलने आई होंगी ना? जी, मिलने तो मैं अपने भाई से आई थी, मगर मुझे दाऊद नज़र आ गया और फिर मैं यहाँ आ गई, डॉक्टर शाजिया ने बताया।
आप मेरे ऑफिस में चलें, मैं आता हूँ, डॉक्टर आसिफ ने कहा और शाजिया सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल आई। डॉक्टर आसिफ के ऑफिस में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आसिफ भी वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक अखबार पकड़ा हुआ था। डॉक्टर आसिफ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ तो डॉक्टर शाजिया, मैं कह रहा था दाऊद बड़ा अजीबोगरीब किस्म का पागल है। कुछ दिन पहले उसने ये अखबार मुझे दिखाया और कहा इस घर पर जो मुसीबत आई है वो इस कातिल मूर्ति की वजह से है। मैंने पूछा कौन सी कातिल मूर्ति? तो फिर उसकी जहनी रूह पलट गई और फिर वो किसी नए मौजू पर बात शुरू करने लग गया। डॉक्टर आसिफ ने वो अखबार शाजिया के सामने रखते हुए कहा। डॉक्टर शाजिया ने वो अखबार उठाया और फ्रंट पेज पर छपी मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ने लगी। फुलवारी गांव में फरजाना नामी औरत की खौफनाक मौत। फुलवारी नुमाइंदा खुसूसी। फुलवारी गांव में एक खातून की इंतहाई पुरस्कार मौत ने इलाके में खौफ हिरास फैला दिया है। मुतवफ़िया की शनाख्त फरजाना के नाम से हुई, जो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद और मामूल की ज़िंदगी गुजार रही थी। उस औरत के शोहर महमूद को फरजाना की लाश अपने बेटे के कमरे से मिली। फरजाना के सर में मौजूद बालों की जड़ों से खून निकलने लगा था। पूरा गांव फरजाना की इस मौत पर हैरान है। डॉक्टर हजरात भी ये न बता सके कि खून क्यों निकला। वाज़ेह रहे उसी रोज़ शाम के वक्त महमूद साहब के बेटे ज़ीशान की टांग पतंग उड़ाने के सबब छत से गिरकर टूट गई थी। डॉक्टर शाजिया ने उस खबर को कई मरतबा पढ़ा। दाऊद का कहना है इस औरत की मौत उस कातिल मूर्ति की वजह से हुई है, डॉक्टर आसिफ ने बताया। डॉक्टर शाजिया ने एक तवील सांस ली। लम्हाती तवक्कुफ के बाद डॉक्टर दोबारा बोला, अक्सर बातों बातों में दाऊद अजीबोगरीब बातें करता है। वो कहता है कि वो मुझे मार डालेगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो कातिल मूर्ति सबको मार डालेगी वगैरह वगैरह। डॉक्टर ने मजीद हैरान कुन बातें बताई। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अपने भाई से मिलने के बाद वो अस्पताल से बाहर निकल आई और अपनी गाड़ी में जा बैठी। मुझे इस घराने के अफराद से मिलना चाहिए, हो न हो ये मूर्ति वही है। डॉक्टर शाजिया खुद से हम कलाम हुई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डॉक्टर शाजिया जब फुलवारी गांव में दाखिल हुई तो एक आदमी से उसने महमूद के घर का पूछा। जल्दी वो महमूद के घर के सामने पहुंच गई। दिन के 11 बज रहे थे। डोर बेल बजने पर घर के मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। मैं महमूद साहब से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे काम है। डॉक्टर शाजिया ने मुलाजिम को अपने आने की वजह बताई। उनकी बात सुनकर मुलाजिम बोला, साहब तो शहर से आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया था, 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मुलाजिम ने बताया। ओह, तो क्या मैं ड्राइंग रूम में बैठकर उनका इंतज़ार कर सकती हूँ? डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए मुलाजिम से पूछा। जी ज़रूर, मुलाजिम खुश इखलाक़ी से बोला। डॉक्टर शाजिया को अंदाज़ा हो गया कि गांव वाले कितने खुश मिजाज होते हैं। मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर शरबत ले आया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद महमूद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उसने डॉक्टर शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर ने जवाब दिया। जी फरमाइए, महमूद बैठते हुए बोला। महमूद साहब, मैं डॉक्टर शाजिया हूँ। यह हमारी टीम आपके गाँव में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि वहाँ मौजूद इंचार्ज प्रोफेसर अब्बास की अचानक पुरस्कार मौत हो गई। और फिर अभी डॉक्टर शाजिया ने इतना ही कहा था कि बैसाखियों की टकटक ने डॉक्टर शाजिया की बात में खलल डाला और डॉक्टर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। बैसाखियों के सारे चलता हुआ ज़ीशान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ज़ीशान ने बुलंद आवाज़ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आई एम फाइन आंटी, इतना कहकर ज़ीशान सोफे पर बैठ गया। ये मेरा बेटा है ज़ीशान, महमूद ने ज़ीशान का तारुफ करवाया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर शाजिया महमूद की तरफ इन निगाहों से देखने लगी जैसे कि वो कह रही हो कि ज़ीशान को यहाँ से हटा दें। मैं जो बात करना चाहती हूँ इसमें उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं। महमूद फ़ौरन ही उसकी बात का मतलब समझ गया। ज़ीशान बेटा, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर आता हूँ, महमूद ने कहा। तो ज़ीशान सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो डॉक्टर साहिबा, आप कुछ कह रही थी? महमूद ने ज़ीशान के जाने के बाद डॉक्टर शाजिया को याद दिलाया। मैं ये कह रही थी, हमारी टीम जो कि एक आर्कियोलॉजी टीम है, आपके गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शाजिया ने धीमी मगर संजीदा आवाज में कहना शुरू किया। खुदाई के दौरान हमें एक पुरस्कार मूर्ति मिली, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखते ही अजीब सा खौफ दिल में उतरता था। वो लम्हा भर को रुकी जैसे अल्फाज चुन रही हो। मूर्ति के मिलने के बाद हमारी टीम के इंचार्ज डॉक्टर अब्बास पुरस्कार तौर पर मारे गए और उनका असिस्टेंट। उसने गहरा सांस लिया। वो पागल हो गया। आज ही पागल खाने में मुझसे मिलकर आ रही हूँ। कमरे में खामोशी फैल गई। उसके बयान के मुताबिक शाजिया ने महमूद की आंखों में देखते हुए कहा, वो मूर्ति डॉक्टर अब्बास की मौत की जिम्मेदार है। ये कहकर वो खामोश हो गई। महमूद के चेहरे पर नागवारी और उलझन एक साथ उभरी। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? उसने कदरे खफगी से कहा। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक? शाजिया ने फौरन जवाब न दिया। चंद लम्हे वो उसे देखती रही जैसे किसी मुश्किल सच को जबान देने की हिम्मत जमा कर रही हो। वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि मुझे लगता है आपकी बीवी की मौत की जिम्मेदार वही मूर्ति है। क्या? उसकी आंखें फैल गईं और वो शाजिया को बेयकीनी से देखने लगा।
जैसे अभी उसने कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। प्रोफेसर अब्बास और दाऊद को खुदाई के दौरान एक पुराने महल के आसार मिले। वो इस महल में दाखिल हुए। उन्हें महल से काफी सारा सोना, एक लाश और एक मूर्ति मिली। जहाँ तक मेरा ख्याल है प्रोफेसर अब्बास की मौत भी इसी मूर्ति की वजह से हुई होगी। दाऊद ने जरूर कुछ खौफनाक देखा होगा जिसकी बुनियाद पर वो कह रहा था कि आपकी बीवी की मौत इस कातिल मूर्ति की वजह से हुई होगी। डॉक्टर शाजिया ने तफसीलन सारी बात बताई। न जाने आप क्या कह रही हैं, गालिबन आप लोग वही हैं जो चंद दिन पहले यहाँ खुदाई कर रहे थे और फिर अचानक काम बंद हो गया। जी जी, शाजिया ने हल्का सा सर हिलाते हुए जवाब दिया, हम लोग वही हैं। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। मैं सच कह रही हूँ महमूद साहब, इस दुनिया में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि बज़ाहिर नामुमकिन लगती हैं मगर उनका वजूद होता है। ये सुनकर महमूद के होठों पर एक हल्की सी इस्तिज़ाही मुस्कुराहट आ गई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक इन्हीं बातों में उलझी हुई हैं। हालांकि आप एक डॉक्टर हैं। उसी लम्हे महमूद के चेहरे का तासुर बदल गया, जैसे किसी ने अचानक उसके जहन के बंद दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो रुक गया, आंखें सुकेड़ ली और माजी की कोई धुंधली तस्वीर उसके जहन में उभरने लगी। एक मिनट, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया जैसे खुद से बात कर रहा हो। एक मूर्ति थी, हाँ एक अजीब सी मूर्ति। मैंने उसे देखा था। वो अचानक चौंक उठा, जैसे कोई भूली हुई हकीकत पूरी शिद्दत के साथ याद आ गई हो। ये कैसे मुमकिन है? उसने घबराहट से शाजिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार शक नहीं बल्कि खौफ उतर चुका था। महमूद ने कोई जवाब न दिया और तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। मैं जीशान को लेकर आता हूँ। महमूद अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद जीशान फिर महमूद साहब के साथ भैंसाकियों की टक टक करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ तो बेटा बताओ, तुम्हारे पास वो मूर्ति थी? महमूद ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास वाकई एक मूर्ति थी, लेकिन जब मैं खावर अंकल के घर गया तो वो मूर्ति कहीं खो गई, जीशान ने बताया। ये खावर साहब कौन है? शाजिया ने सोचते हुए पूछा। वो मेरा दोस्त है जो शहर में रहता है, महमूद ने बताया। इसका मतलब मूर्ति वहाँ है, डॉक्टर शाजिया ने खदशा जाहिर किया। क्या? महमूद चिल्लाया। जी हाँ, इससे पहले वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों, मुझे उनके पास पहुँचना चाहिए और वो मूर्ति हासिल करनी चाहिए, डॉक्टर शाजिया ने महमूद की तरफ देखते हुए कहा। क्या आप मुझे उनका एड्रेस बता सकते हैं? जी ज़रूर। इतना कहकर महमूद ने खावर के घर का एड्रेस शाजिया को लिखवा दिया। शाजिया ने उनका शुक्रिया अदा किया। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। इस किस्म की बातें अब कहाँ? महमूद बेयकीनी के आलम में बोला। महमूद साहब, ज़माना जदीद ज़रूर है, लेकिन आज भी ऐसी अनहोनी बातें हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैं प्रोजेक्ट साइट पर बहुत कुछ देख चुकी हूँ। वहाँ एक मज़दूर को सांप ने काटा, लेकिन उसका ज़ख़म देखकर खौफ आता था क्योंकि उस मज़दूर का ज़ख़म बिल्कुल भी सांप के काटे जैसा नहीं था। फिर एक हैरानकुन बात हुई, वो ज़ख़म फटा, उसमें से काले रंग का एक कीड़ा निकला। ये सब देखकर लोग खौफज़दा हो गए। दूसरे दिन तक उस मज़दूर का जिस्म नीला पड़ने लगा और शाम तक वो इस दुनिया से चल बसा। आप अपनी बीवी की मौत के बारे में सोचिए, वो कितनी हैरानकुन थी। कोई ये नहीं समझ सका कि आपकी बीवी के सर से इतना खून कैसे निकला, डॉक्टर शाजिया ने कहा। पापा, लगता है कि डॉक्टर साहिबा ठीक कह रही हैं। एक क्या मतलब? जीशान की बात पर महमूद चौंका। पापा, वो मूर्ति हर वक्त मेरी जेब में रहती थी। उस दिन जब मैं पतंगबाजी कर रहा था तो पतंग उड़ाते उड़ाते जब मैं छत की मुंडेर पर पहुंचा तो मुझे यकदम होश आया और मैं रुक गया। फिर मैंने साफ महसूस किया कि किसी ने मुझे ज़ोरदार अंदाज में धक्का दिया है और छत पर कोई भी नहीं था, जीशान ने बताया। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर शाजिया ने कहा और महमूद ने इस्बात में सर हिला दिया। शाजिया महमूद के घर से बाहर निकल आई और वो अपनी गाड़ी में बैठी तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद शहर में दाखिल हुई। उसने महमूद के बताए हुए एड्रेस पर कार डाल दी। सड़क के बाएं तरफ फुटपाथ पर एक छोटा सा बच्चा स्कूल की वर्दी पहने चला जा रहा था। डॉक्टर शाजिया ने गाड़ी उसके करीब जाकर रोक दी। गाड़ी अपने करीब रुकता देखकर बच्चा भी रुक गया। डॉक्टर शाजिया ने साथ वाली सीट का शीशा डाउन किया। बेटा, ब्लॉक बी किस तरफ है? डॉक्टर ने पूछा। ब्लॉक बी? उस बच्चे ने हैरानगी से लफ्ज़ दोहराया। डॉक्टर शाजिया मुस्कुराई। जी आंटी, मुझे पता नहीं है, बच्चा बोला। थैंक्स, डॉक्टर ने कहा और गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर गुजरी होगी, उसने एक रेड़े वाले को गुजरते हुए देखा। अपनी गाड़ी उसने रेड़े वाले के पास जाकर लगा दी। भाई साहब, ये ब्लॉक बी किस तरफ है? डॉक्टर ने पूछा। आगे जाकर बाएं तरफ, रेड़ी वाले ने बताया। अचानक डॉक्टर शाजिया की नज़र बाएं तरफ लगे हुए साइड शीशे पर पड़ी। उसने देखा जिस छोटे से बच्चे से उसने ब्लॉक बी का पूछा था, उस बच्चे के पास नीले रंग की एक कार आकर रुकी है। उस कार में से एक शख्स बाहर निकला। उस आदमी ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा और तेज़ी से गाड़ी में बैठ गया। ये किडनैपिंग इतनी तेज़ी से हुई थी, अगर शाजिया की नज़र साइड शीशे पर न पड़ती तो शायद किसी को भी पता न चलता। नीले रंग की कार बड़ी तेज़ी से उसके सामने से गुजर गई। अब शाजिया अपना पहला मकसद भूल चुकी थी। उसने अपनी कार उस नीले रंग की कार के पीछे लगा दी।
خاور نے کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ سارا دن انہوں نے بے چینی اور پریشانی کے عالم میں گزارا تھا۔ ابھی انہوں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے قریبی دوست محمود سے۔ خاور، آپ کو پولیس کو خبر کر دینی چاہیے، کہیں وہ ہمارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، مائرہ روتے ہوئے بولی۔ مائرہ، اگر میں نے پولیس کو بتا دیا تو وہ ضرور نقصان پہنچائیں گے، خاور نے مائرہ کو سمجھایا۔ میں ان کے فون کے انتظار میں ہوں، خاور نے اسے دلاسا دیا، لیکن مائرہ صرف روئے جا رہی تھی۔ اسی وقت گیراج میں کھڑی گاڑی کا سیکیورٹی الارم چیخ اٹھا۔ دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سیکیورٹی الارم کی آواز سنتے ہی خاور تیزی سے گیراج کی طرف لپکا۔ خاور گیراج میں آیا تو حیران رہ گیا۔ خوف اور دہشت کے ملے جلے احساس نے اس کے جسم میں بسیرا کر لیا۔ سامنے دو نقاب پوش ہاتھوں میں ریوالور پکڑے حیرانگی سے چیختی ہوئی گاڑی کو گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر خاور پر پڑی۔ بند کرو، وہ خاور کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ ریوالور کا رخ اب اس نے خاور کی طرف کر دیا تھا۔ خاور نے جیب سے گاڑی کا ریموٹ کنٹرول نکالا اور الارم بند کر دیا۔ یہ کیسی گاڑی ہے، ہم تو اس کی طرف بڑے بھی نہیں اور یہ خود بخود چیخنے لگی، نقاب پوش غصے سے بولا۔ اس کا الارم خراب ہو گیا ہے۔ پر آپ لوگ کون ہیں؟ خاور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم تمہارے مہمان ہیں، اندر چلو، مگر خاموشی کے ساتھ، پہلا نقاب پوش مسکرا کر بولا۔ خاور قریب آ گیا۔ خاور گھوما اور اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ دو نقاب پوشوں کو دیکھ کر مائرہ کی چیخ نکل گئی۔ مائرہ کو چیختے دیکھ کر نقاب پوش نے جلدی سے خاور کی کن پٹی پر ریوالور رکھا۔ آپ کے شوہر کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیں، نقاب پوش سخت لہجے میں بولا۔ کون ہو تم لوگ کون ہو؟ مائرہ نے بھی وہی سوال پوچھا جو تھوڑی دیر پہلے خاور نے پوچھا تھا۔ خاور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو مسٹر خاور بیگ، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس ہمیں ایک چھوٹی سی چیز چاہیے، وہ ہم لے کر چلے جائیں گے، پہلے نقاب پوش نے کہا، اور اگر تم ہمیں وہ چیز دے دو گے تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ وہ کیا چیز ہے؟ خاور نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے چینی موجود تھی۔ ایک مورتی؟ حیرانگی کے باعث خاور اور مائرہ کے منہ سے ایک ساتھ ہی نکلا۔ کون سی مورتی؟ خاور نے پوچھا۔ وہی مورتی جو پہلے پھلواری گاؤں میں تھی اور اب تمہارے گھر میں ہے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ میرے گھر میں؟ خاور نے حیرت سے کہا۔ ہاں تمہارے گھر میں، وہ اس وقت بھی تمہارے گھر میں موجود ہے، دونوں نقاب پوش یک زبان ہو کر تیز لہجے میں بولے۔ مائرہ نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ تم دونوں کیسے کہہ سکتے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ اس بات کو تم چھوڑو، وہ مورتی تمہارے ہی گھر میں ہے اور یہ 100% پکی بات ہے، پہلے نقاب پوش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر خاور نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ ہاں، میں نے ایک مورتی ذیشان کے پاس دیکھی تو تھی، اور میرے خیال میں وہ ذیشان کے پاس ہی ہوگی۔ نہیں، وہ مورتی اس وقت تمہارے ہی گھر میں ہے، لیکن ہمیں تو اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ خاور نے کندھے اچکائے۔ نہیں، مورتی تو اس گھر میں ہے، بات تو پکی ہے، نقاب پوش مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ دونوں حضرات چپ چاپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم مورتی خود ہی ڈھونڈ لیں گے، پہلے نقاب پوش نے خاور اور مائرہ سے کہا۔ تو یہیں ٹھہر اور ان پر نظر رکھ، میں مورتی ڈھونڈتا ہوں، پہلے نقاب پوش نے دوسرے کو تاکید کی۔ ٹھیک ہے استاد، آپ اپنا کام کرو۔ اس کے جانے کے بعد مائرہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، اگر تم لوگوں کو وہ مورتی مل گئی تو تم لوگ میرے بیٹے کو چھوڑ دو گے نا؟ بالکل میڈم، ہم نے کون سا اچار ڈالنا ہے آپ کے بیٹے کا، دوسرا نقاب پوش ہنستے ہوئے بولا۔ اسی وقت گیراج میں موجود استاد کی دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ تینوں چونکے اور تیزی سے گیراج میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر تینوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ مائرہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ سامنے استاد کمر کے بل نیچے پڑا تھا، اس کا پیٹ چاک تھا، پیٹ کا سارا اندرونی حصہ باہر پڑا ہوا تھا۔ استاد! دوسرا نقاب پوش لرزتی ہوئی آواز میں استاد کی طرف بڑھا، مگر استاد تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گر پڑا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اچانک اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر تو اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکل پڑا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا نقاب اتارا اور قمیض بھی اتار دی۔ یہ دیکھ کر مائرہ دھڑام سے نیچے جا گئی اور بے ہوش ہو گئی، جبکہ خوف کے باعث خاور کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ نقاب پوش کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بن چکے تھے جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جلدی وہ استاد کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اچانک خاور کا سر چکرایا اور دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ دوسرے دن حیران کن اور خوفناک لاشوں کو دیکھ کر سارا شہر خوفزدہ تھا۔ اخباری رپورٹرز اور پولیس کا محکمہ وہاں آن دھمکا تھا۔ شازیہ اس نیلی کار کے تعاقب میں ایک مکان کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ شاید پہلے سے اس مکان میں کئی آدمی موجود تھے، رسک تو اسے لینا ہی تھا۔ وہ اس مکان کے دروازے پر آئی۔ اس نے دیکھا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ نے اللہ کا نام لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ دروازہ آواز پیدا کیے بغیر کھل گیا۔ دروازے سے ایک چھوٹا سا صحن شروع ہوتا تھا، اس کے بعد ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف ایک لوہے کی موٹی سی سلاخ پڑی ہوئی تھی۔ شازیہ دبے قدموں سے اس سلاخ کی طرف بڑھی۔ اس نے ہولے سے وہ سلاخ اٹھائی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا وہی آدمی جس نے بچے کو اٹھایا تھا
मुंह दूसरी तरफ किए बैठा था। उस आदमी के सामने एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। डॉक्टर शाजिया इतनी एहतियात से कदम उठा रही थी कि अंदर बैठे आदमी को पता ही न चला। करीब पहुंचने पर डॉक्टर शाजिया ने ज़ोर से सलाख उस आदमी के सर पर दे मारी। उस आदमी के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो ज़मीन पर जा गिरा। खून की एक पतली सी लकीर उसके सर से होती हुई गाल पर फैल गई। वो आगे बढ़ी, उस कमरे की कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोला। अंदर मौजूद बच्चा दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो डॉक्टर शाजिया को देखकर चौंका। चलो बेटा जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, डॉक्टर शाजिया जल्दी से बोली। मगर वो बच्चा हैरत का मुजस्मा बने हुए डॉक्टर शाजिया को देख रहा था। अरे बेटा जल्दी करो, अगर बाकी लोग आ गए तो हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। डॉक्टर शाजिया ने आगे बढ़कर उस लड़के को कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो लड़का चौंका। वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। वो आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए उस घर से बाहर निकल आए। दोनों कार में बैठे। डॉक्टर शाजिया ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आप कौन हैं? उस लड़के ने पूछा। मैं डॉक्टर शाजिया हूँ, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे डॉक्टर साहिबा, मुझसे एक गलती हो गई थी, लड़के ने डॉक्टर शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। गलती? कैसी गलती? आपने जब मुझसे ब्लॉक बी का पूछा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे याद आया ब्लॉक बी में तो मैं ही रहता हूँ, लड़के ने बताया। अच्छा, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, वो लड़का मुस्कुराया। तो तुम खावर बेग को भी जानते होगे? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। जी हाँ, वो मेरे पापा हैं, लड़का मुस्कुराते हुए बोला। ओह, हैरानगी के बायस डॉक्टर शाजिया के मुंह से निकला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मुझे हमजा कहते हैं, वो लड़का बोला। वैसे आपको मेरा पापा से काम क्या है? हमजा के लहजे में हैरानगी शामिल थी। इसका मतलब है दाऊद की बात सही है, वो मूर्ति वाकई मुसीबतों की जड़ है, डॉक्टर शाजिया खोए खोए लहजे में बड़बड़ाई। जी क्या कहा आपने? हमजा को शायद सुनाई नहीं दिया था। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर में किसी किस्म की कोई मूर्ति मौजूद है? मूर्ति? हमजा के मुंह से निकला। नहीं, ज़ीशान तो कह रहा था कि उसके पास एक मूर्ति थी। जब वो तुम्हारे घर में आया था तो वो कहीं खो गई थी, डॉक्टर शाजिया ने बताया। ओह, तो आप ज़ीशान को जानती हैं? हमजा हैरानगी से बोला। हाँ मैं जानती हूँ, मैं उन्हीं से मिलकर आई हूँ, उनके गांव से, डॉक्टर शाजिया ने बताया। लेकिन वो तो अभी हमारे घर में है, हमजा ने कहा। आज सुबह उसके पापा उसको लेकर गांव चले गए। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर चलें या महमूद अंकल के घर? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। मेरे घर चलेंगे ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, हमजा ने जवाब दिया। वो इसलिए बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया है वो तुम्हें ना पाकर तुम्हारे घर ना आ जाए। अगर उनका मकसद सिर्फ तुम्हें किडनैप करना है तो वो दोबारा ये हरकत करेंगे, इसलिए बेहतर ये है कि तुम्हारे महमूद अंकल के घर चला जाए। जहाँ तक मूर्ति का सवाल है, शायद इस बारे में मम्मी पापा जानते होंगे, डॉक्टर शाजिया ने जवाब दिया। ठीक है, फिर हम महमूद अंकल के घर ही चलते हैं, मम्मी पापा को वहाँ जाकर इन्फॉर्म कर देंगे, हमजा ने खुश होते हुए कहा। डॉक्टर शाजिया ने कार जल्दी से फुलवारी गाँव जाने वाले रास्ते पर डाल दी। वो गांव पहुंचे तो अंधेरे ने हर तरफ अपना बसेरा कर लिया था। वो महमूद के घर पर पहुंचे तो महमूद एक मरतबा फिर डॉक्टर शाजिया को अपने घर देखकर हैरान हुआ और हमजा को देखकर खुश। ज़ीशान भी हमजा को देखकर बहुत खुश हुआ। तुमसे शिकायत है यार, मुझसे मिले बगैर आ गए, हमजा मसनूई गुस्से से बोला। बस यार, पापा ले आए। चलो, वैसे आज तुमसे मुलाकात भी हो गई, अब इसमें नाराज़गी वाली कौन सी बात है, ज़ीशान मुस्कुराते हुए बोला। तो हमजा भी मुस्कुरा दिया। महमूद और डॉक्टर शाजिया बच्चों से परे एक साइड पर बैठ गए। डॉक्टर साहिबा कुछ समझ में नहीं आया, हमजा आपके साथ, महमूद उलझन आमेज लहजे में बोला। जवाबन डॉक्टर शाजिया ने सारी बात महमूद को बता दी। महमूद हैरानगी के साथ शाजिया का मुंह तकने लगा। इसी वजह से महमूद साहब मैं हमजा को आपके पास ले आई हूँ ताकि उसे कोई खतरा ना हो, डॉक्टर शाजिया ने कहा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहिबा, महमूद मुस्कुराते हुए बोला। अब मुझे दोबारा निकलना होगा, डॉक्टर शाजिया ने कहा। क्यों? महमूद हैरान हुआ। मुझे जल्द अज जल्द वो मूर्ति हासिल करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दोस्त किसी मुश्किल में फंस जाएं, डॉक्टर शाजिया ने खदशा जाहिर किया। मुश्किल में? डॉक्टर साहिबा आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं और फिर भी ऐसी बातों पर यकीन रखती हैं, महमूद ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। महमूद साहब, इसमें पढ़ा लिखा या समझदार होना ज़रूरी नहीं, आप अपनी बीवी की मिसाल ही ले लीजिए, लेकिन आप इन बातों को तस्लीम ही नहीं करते, डॉक्टर शाजिया मुस्कुराते हुए बोली। इंस्पेक्टर जमाल इन लाशों को देखकर हैरान परेशान रह गया था। लाशों को उठवाने, फिंगरप्रिंट्स के निशानात और अखबारी रिपोर्टर्स को फारिग करने के बाद मायरा और खावर के सामने आकर बैठ गया। वो दोनों बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर जमाल के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, शायद उसके सर पर चोट लगी हुई थी। हाँ तो खावर साहब, मामला क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। जनाब, मामला हमारी समझ से बाहर है। देखिए खावर साहब, आपको झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलिए। अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए खावर साहब, ये जो इतनी लाशें पड़ी हैं, ये किसी इंसान का काम मालूम नहीं होता, और आपका बेटा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, और आपकी बीवी की तड़प देखकर मैं समझ चुका हूँ कि वो ज़रूर किसी मुश्किल में है।
اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ ہاں انسپیکٹر صاحب، میرے حمزہ کو کسی نے اغوا کیا ہے، اللہ کا واسطہ اسے چھڑا لائیے۔ مائرہ تڑپ کر ہاتھ جوڑ کر بولی۔ پتہ نہیں انسپیکٹر صاحب وہ کون ظالم لوگ ہیں جنہوں نے میرے جگر کے گوشے کو اغوا کیا ہے۔ اس کیڈنیپر کا ہمیں فون بھی آیا، وہ کچھ مانگنا چاہتا تھا، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ سارا دن ہم نے اضطراب اور پریشانی کے عالم میں گزارا۔ تقریباً رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا جب گیراج میں کھڑی گاڑی کا سیکیورٹی الارم بجنے لگا۔ میں گیراج میں آیا تو میں نے دیکھا نقاب پوش ہاتھوں میں ریوالور لیے چیختی ہوئی کار کو گھور رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آئے اور مجھے اندر لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک مورتی مانگی۔ خاور بتا رہا تھا، جمال نے اسے ٹوکا۔ مورتی؟ کیسی مورتی؟ وہ ایک چھوٹی سی مورتی ہے جو کھلونے جیسی لگتی ہے۔ میں نے اپنے دوست محمود کے بیٹے ذیشان کے پاس دیکھی تھی۔ میں نے ان دونوں نقاب پوشوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ مورتی میرے پاس نہیں ہے، مگر وہ بدضد تھے کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک کالے رنگ کا آلہ نکالا جو آپ نے ضبط کر لیا ہے، خاور نے بتاتے ہوئے کہا۔ پھر ان میں سے ایک باہر نکل گیا اور گیراج میں گیا اور دوسرا ہم دونوں کے پاس آ گیا۔ پھر ہمیں چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم تینوں گیراج میں آئے تو ہم نے گیراج میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ دوسرا نقاب پوش فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کا پیٹ چاک تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے دوسرے ساتھی کی حالت بھی غیر تھی۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھی کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ہی وہ گر پڑا۔ پھر ہم نے اس کی تیز اور خوفناک چیخیں سنی۔ اس نے اپنا نقاب اتارا اور قمیض بھی اتار دی۔ اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سراخ بن چکے تھے، پھر بھی وہ اپنے دوسرے ساتھی کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنا کہہ کر خاور خاموش ہو گیا۔ انسپیکٹر جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے تو بڑی خوفناک باتیں بتائی ہیں خاور صاحب، انسپیکٹر جمال حیرانگی کے عالم میں بولا۔ انسپیکٹر جمال نے اپنے جیب سے ایک کالے رنگ کا آلہ نکالا، اس پر لگے بٹن کو آن کیا۔ آلے پر لگے 2 بلبوں میں سے لال رنگ کا بلب جل اٹھا۔ انسپیکٹر جمال گیراج میں آیا۔ خاور اور مائرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیراج میں آ گئے۔ انسپیکٹر جمال گیراج میں کھڑی گاڑی کے قریب آیا تو آلے پر لگا دوسرا بلب بھی روشن ہو گیا جو جلنے بجھنے لگا۔ وہ ہرے رنگ کا تھا۔ اس کا مطلب گاڑی میں ضرور کچھ ہے، خاور زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ سوچ کر انسپیکٹر جمال نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر چیک کرنے لگا، پھر مایوس ہو کر پچھلے حصے کا دروازہ کھولا۔ آلے پر لگا ہرے رنگ کا بلب بدستور جل بجھنے لگا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کے نیچے وہ مورتی پڑی تھی۔ انسپیکٹر جمال نے ہاتھ بڑھا کر وہ مورتی اٹھا لی۔ بالکل یہی مورتی ہے انسپیکٹر صاحب، ذیشان کے پاس میں نے دیکھی تھی، خاور ذرا تیز لہجے میں بولا۔ یہ تو پھر ذیشان سے ہی معلوم ہوگا اسے یہ مورتی ملی کہاں سے، انسپیکٹر جمال خاور سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس مورتی میں ضرور کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، میں محمود کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم آ رہے ہیں، خاور نے کہا۔ انسپیکٹر جمال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ خاور اندر آیا۔ اس نے ایک طرف پڑے فون کا ریسیور اٹھا کے محمود کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی اس کے کانوں میں ہیلو کی آواز پڑی تو وہ اچھل پڑا جیسے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ آواز ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ حمزہ حمزہ تم، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ پاپا آپ؟ حمزہ چہکتے ہوئے بولا۔ حمزہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ خاور کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ہیلو خاور، یہ تم ہو؟ محمود کی آواز خاور کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ شاید وہ خوابوں کی دنیا سے باہر آ گیا تھا۔ بیٹے کی جدائی نے اتنا نڈھال کر دیا کہ محمود کی آواز بھی اسے حمزہ کی لگی تھی۔ کیا ہوا خاور، تم بول کیوں نہیں رہے؟ محمود کی پریشان کن آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں۔ خاور کو جیسے ہوش آ گیا۔ خاور تم کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، محمود نے کہا تو خاور حیرانگی سے بولا۔ کس بات کا؟ یہی کہ حمزہ ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اسے دوبارہ اغوا کر لیں گے، محمود رازدانانہ لہجے میں بولا۔ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، انسپیکٹر جمال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، خاور نے بتایا۔ انسپیکٹر جمال؟ وہ کیوں؟ محمود کے لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ یار بات ذرا لمبی ہے، واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا، صرف اتنا جان لو سارا کھیل ایک مورتی کا ہے، خاور نے بتایا۔ مورتی؟ اس کا مطلب واقعی مورتی تمہارے پاس ہے؟ محمود نے پوچھا۔ تمہیں مورتی کے بارے میں کس نے بتایا کہ مورتی میرے پاس ہے؟ خاور الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر شازیہ نے، محمود نے بتایا۔ ڈاکٹر شازیہ نے؟ یہ کون ہے؟ خاور نے جواب دیا۔ ارے یار تم آؤ تو صحیح، پھر بات ہوگی، محمود کا جواب تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ پلواری گاؤں کی طرف بڑھا۔ انسپیکٹر جمال اور ایک کانسٹیبل سرکاری جیپ میں، خاور اور مائرہ اپنی کار میں جا رہے تھے۔ مورتی انسپیکٹر جمال کی جیب میں تھی۔ خاور نے مائرہ کو حمزہ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ سر جادو ٹونا بھی اس جدید دور میں؟ انسپیکٹر کے ساتھ بیٹھا کانسٹیبل بولا۔ واقعی بات سچی ہے، لیکن عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب ان 2 لاشوں کو ہی لے لو، اتنی بھیانک لاشیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ جب میں نے وہ لاشیں دیکھی تو خوف میرے جسم میں سرایت کر گیا، انسپیکٹر جمال خوف زدہ لہجے میں بولا۔ مجھے امید ہے یہ مورتی ہزاروں راز ظاہر کرے گی۔
इस मूर्ति के तलबगार भी हैं। वो खुद नकाब के पीछे छुपे हुए हैं और इस मूर्ति को हासिल करने के लिए किराए के टटुओं को भेजते हैं। अचानक इंस्पेक्टर जमाल की जेब में एक अजीब सी हलचल हुई। इंस्पेक्टर जमाल चौंका। उसी वक्त हैरानकुन बात हुई, इंस्पेक्टर जमाल के पाँव का दबाव स्पीड पर बढ़ने लगा। सर ये क्या कर रहे हैं, स्पीड क्यों बढ़ा रहे हैं? कांस्टेबल घबराते हुए बोला। नहीं मुनीर, मैं तो नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर जमाल अपने पाँव को रोकते हुए बोला, मगर उसका पाँव स्पीड पर मजीद दबाव डाल रहा था। कोई नादीदा कुव्वत थी जो ऐसा कर रही थी। अचानक सामने से एक हैवी लोड ट्रक आता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर जमाल ने स्टीयरिंग घुमाना चाहा, मगर स्टीयरिंग नहीं घूमा। वो जैसे जाम सा हो गया था। इंस्पेक्टर जमाल ने बाजुओं की सारी कुव्वत स्टीयरिंग घुमाने पर लगा दी, मगर जिद्दी स्टीयरिंग अपनी जगह जमा रहा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? जीप ट्रक से टकरा जाएगी। मुनीर के लहजे में गुस्सा और घबराहट दोनों ही शामिल थी। ट्रक के करीब पहुंचने पर मौत के एहसास ने दोनों को आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त दोनों के कानों में टायरों के चीखने की आवाज पड़ी। दोनों ने आंखें खोली तो हैरान रह गए, क्योंकि सामने कोई भी ट्रक नहीं था। इंस्पेक्टर जमाल ने घूम कर देखा तो ट्रक उन्हें क्रॉस करके पीछे जा रहा था। यानी ट्रक के करीब पहुंचने पर ट्रक ने खुद क्रॉस ले लिया था और वो दोनों मौत के मुंह में जाने से बच गए थे। मगर शायद मौत उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक एक धमाका हुआ और जीप कलाबाजियां खाती हुई झाड़ियों में जा गिरी। उसके आगे का टायर एकदम ब्लास्ट हो गया था और इतनी स्पीड में जीप का कलाबाजियां खाना लाजमी हो गया था। मौजूद सामाइन, किस्त नंबर 3 यहाँ खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।